एवरीवन गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरटीपी विच इज़ इशूड बाय आईसीआई इंस्टीट्यूट फॉर मे 25 अटेम्प्ट। मे 25 के लिए जो सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 इशू करा था, देर आर 25 क्वेश्चंस। हम आज ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिजिकल फेडरलिज्म प्राइमरीली डील्स विद। सी फिजिकल फेडरलिज्म वर्ड का मीनिंग होता है जब बहुत सारी लेवल्स हों गवर्नमेंट की, जैसे हमारी कंट्री में भी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और पर्पस क्या होता है ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का, ताकि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ बाइफरकेट करी जाए कि कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ काम दिल्ली की गवर्नमेंट के, कुछ हमारे इधर लोकल गवर्नमेंट भी होती है लाइक एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब है कि कैसे पैसे डिवाइड किए जाएंगे अमंगस्ट वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका लेना देना कोई लेजिस्लेचर या जुडिशरी से नहीं है। आंसर इज ए। ये चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस की यूनिट 1 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में बजट की बात की गई है। बजट वर्ड नहीं लिखा गया है, बजट की बात की गई है। बजट जो गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है हर साल, उसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस। और सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होती है ये? लोकसभा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग क्या करती है? पॉलिसी बनाती है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट्स, ये तो फाइनेंस कमीशन बताती है। सो आंसर वुड बी बी, बट सी और डी भी पढ़ लेते हैं। इट प्रमोट्स फेडरलिज्म, यस, कि हम सब मिलके काम करेंगे, सारी गवर्नमेंट्स की अलग अलग ड्यूटीज़ हैं। एंड इट सर्व्स एज अ थिंक टैंक, सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट ऑफर्स अ मिनिमम एश्योर्ड प्राइस टू द फार्मर्स टू परचेज देयर आउटपुट। इसको हम बोलते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द वर्ड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो आंसर इज बी, कि हम आपको इतने मिनिमम प्राइस तो देंगे ही देंगे, कन्फर्म्ड है। Price and collusive oligopolies decided by. See, there are two types of, वैसे तो there are many types of oligopoly, बट collusive के साथ होती है competitive oligopoly. Competitive होता है जहाँ पे हर फर्म आपस में competition कर रही होती है, और collusive होता है जिसमें हम सब एक साथ आके प्राइजेस डिसाइड करते हैं, आउटपुट डिसाइड करते हैं, ताकि टू किल द competition, मतलब हम सब एक साथ काम कर रहे हैं। तो प्राइस इज डिसाइडेड बाय दी, इट्स आंसर शुड बी इंडस्ट्री, बट जितना मुझे याद आ रहा है कि शायद आंसर की में बी दे रखा है, बिकॉज सम स्टूडेंट हैड आस्क्ड मी दिस डाउट। सो इसका आंसर सी होगा, नॉट बी, प्राइज लीडर नहीं होगा। वैसे प्राइज लीडर भी हो सकता है अगर यहाँ पे कोई, फॉर एग्जांपल देयर आर 4 फर्म्स और उसमें से कोई एक का मेजर शेयर है। सो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका आंसर बी भी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट वाज मेड बाय चैम्बरलिन। ये आई गेस हमारे स्टडी मटेरियल में दे भी नहीं रखा है, बट क्योंकि इन्होंने आरटीपी में क्वेश्चन दे रखा है तो आप इसका आंसर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नॉट एन इंटरनल, इंटरनल का मतलब होता है विच इज विद इन आवर कंट्रोल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब, स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल, इकोनॉमीज का मतलब होता है बेनिफिट्स। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं, और इसमें से पूछ रहे हैं कौन सा इंटरनल नहीं है। टेक्निकल इकोनॉमीज़, देखो अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे ना तो हम अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाएंगे, तो ये तो होती है। फाइनेंशियल इकोनॉमीज़, हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। इकोनॉमीज़ ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, ये इंटरनल नहीं है। इंडस्ट्रीज़ के, दिस आंसर विल बी सी। मार्केटिंग इकोनॉमीज़, हम अपनी कैसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा अपना खुद का बेनिफिट होगा। शेयर ऑफ द टैक्स बॉर्न बाय द सेलर विल बी लार्जर। इससे रिलेटेड हमारे स्टडी मटेरियल में कुछ नहीं है, बट क्योंकि आरटीपी में दे रखा है तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे हैं सेलर को टैक्स बॉर्न करना पड़ेगा। बॉर्न मतलब उसकी बर्डन टू पे सेलर पर आएगी कब? सी, सेलर ना बहुत इजीली टैक्सेस की बर्डन ट्रांसफ़र करता है कंज्यूमर पे। सामान बिकता है, हम आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, बट अगर हम आप पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे तो वो बर्डन कौन बेयर करता है? सेलर। कह रहे शेयर ऑफ द टैक्स बॉर्न बाय द सेलर विल बी लार्जर, अगर मैं आप पे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही हूँ। आप पे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही हूँ का मतलब है कि पहली बात तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड होगा, सप्लाई पे नहीं। मैंने तो प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, आप खरीद नहीं रहे हैं। खरीद नहीं रहे हैं का मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने प्राइस बढ़ाया है तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इस वजह से मैं आप पे बर्डन नहीं शिफ्ट कर पा रही। सो आंसर इज़ ग्रेटर इलास्टिसिटी। अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होगी तो मैं उसका बर्डन आप पे नहीं ट्रांसफ़र कर पाऊंगी। तो 8th क्वेश्चन का आंसर वुड बी सी, लेस इलास्टिक एंड इन इलास्टिक में नहीं होगा। वेलफेयर से कौन सी इकोनॉमिक्स रिलेटेड होती है? नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में तो हम ये बात करते हैं व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन। नॉर्मेटिव में हम बात करते हैं क्या होना चाहिए, और उसमें हम सिर्फ अच्छी बातें करते हैं। वेलफेयर समथिंग विच इज़ गुड फॉर द सोसाइटी। एक्सेस कैपेसिटी इज़ नॉट फाउंड अंडर। एक्सेस कैपेसिटी परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती है, परफेक्ट कंपटीशन में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है।
Question number 11th. IT bubble burst is an example of a business cycle. What is the limitation of consumer surplus? It cannot be measured precisely. ये तो absolutely true है because बहुत ही hypothetical सी बात है कि कोई consumer ये बता पा रहा है कि उसकी willingness to pay कितनी है goods की. हमारी willingness to pay हम कभी express ही नहीं कर सकते रुपीज़ में, तो consumer surplus exact नहीं calculate कर सकते. And it is affected by availability of substitutes. ये भी true answer is C. कंज्यूमर सरप्लस सब्सटीट्यूट से भी अफेक्ट होता है. मतलब अगर बड़े सारे सब्सटीट्यूट्स होंगे तो मेरी विलिंगनेस टू पे कम हो जाएगी. मतलब अगर आपके बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो मैं आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पसंद नहीं करूँगी बिकॉज आई वुड ईजिली शिफ्ट टू दी अदर कंज्यूमर. थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. 3 डिग्रीज होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एज गिवन बाय द इकोनॉमिस्ट पिगू. और थर्ड डिग्री जो डील करती है वो डील करती है विद एट्रीब्यूट्स. हम बायर के एट्रीब्यूट्स देखेंगे, हम बायर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. ऑप्शंस पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है. कह रहे डंपिंग. डंपिंग का मतलब यही है. डंपिंग का मतलब होता है कि जब एक मैन्युफैक्चरर अपनी कंट्री में गुड्स महंगा बेच रहा है और दूसरी कंट्री में सस्ता बेच रहा है. रीज़न इज़ कि वहाँ की इकोनॉमी को कैप्चर करना है. दूसरा है चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजर्स. हम आपके कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि आप डोमेस्टिक हो या आप कमर्शियल हो. और डंपिंग ना लाइक चाइना करता है तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं करता, वो डेवलपिंग इकोनॉमी में करता है जैसे कि इंडिया. लोअर प्राइजेस इन रेलवेज फॉर सीनियर सिटीजन. अगेन यहाँ पे सीनियर सिटीजन एज देखी जा रही है, सो आंसर इज डी. विच एक्टिविटी इज टर्म्ड एज एक्टिविटी ऑफ टर्शरी सेक्टर. इस क्वेश्चन में भी एरर है. वीट मोबाइल प्रोडक्शन. टर्शरी का मतलब होता है सर्विसेज से रिलेटेड. ये तो वीट प्रोडक्शन वुड बी एग्रीकल्चर, मोबाइल वुड बी इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. फिशिंग इज ऑल्सो एन प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, नॉट दी टर्शरी. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम. अब डैम बिल्डअप हो रहा है तो ये भी इंडस्ट्रियल होना चाहिए, बट आंसर वुड बी इन सब में से बेटर ऑप्शन वुड बी सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम. ऑल्दो उसमें एसिड बिल्डअप हो रहा है, इट्स नॉट ओनली सर्विसेज, बट बेस्ट ऑप्शन वुड बी सी. FII, foreign institutional investment helps to improve capital market. FII होता है जब फॉरनर्स इंडिया में आके बिजनेस नहीं सेटअप करते, शोरूम नहीं खोलते इंडिया में, बट वहीं बैठे बैठे हमारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. सो कैपिटल मार्केट बिल्ड होती है इंडिया की. हाउ ऑफ इक्विटी कैपिटल. इसमें कुछ तो ग्रामेटिकल मिस्टेक, आई एम नॉट श्योर, बट येस इट इज़ रिलेटेड टू इक्विटी कैपिटल ओनली. फाइनेंशियल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट आती है, सो आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वहाँ से जब पैसा आएगा तो हमारी इंडियन मार्केट और ज़्यादा डेवलप हो पाएगी. डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी वॉज इन द ईयर 1991 जब LPG आया था. Which of the following is true about the Indian monetary system? It is based on gold, it is based on the credit money, it is based on the paper standard. Presently it is based on the paper money. Question number 18th. Which of the following is true about the money supply? It is the total volume of money that is held by the government. No, that is held by the general public. Money supply होता है money with the public. So answer is B, but C और D भी देख लेते हैं. C में या B नहीं होगा इसका आंसर, बिकॉज B में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है. मनी सप्लाई तो होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो आंसर वुड बी C. माई मिस्टेक, मुझसे गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है. ऑलवेज रीड द ऑप्शन वेरी केयरफुली. मैंने बस जनरल पब्लिक पढ़ के आगे स्किप कर दिया था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं होती. मनी सप्लाई इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. नाइन्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? वो बेसिस पे होता है उनका डिपॉजिट. जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ही ज़्यादा हम क्रेडिट जनरेट कर पाएंगे. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी राइजेस. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी का मतलब है पीपल आर डिमांडिंग कैश इन हैंड. मतलब लोगों को हाथ में पैसा कब चाहिए? तो इंटरेस्ट रेट राइज होगा. अगर इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो मुझे हाथ में पैसा नहीं चाहिए, मुझे बैंक में इन्वेस्ट करना है. जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा तो आई वुड लाइक टू कीप इट इन माई हैंड. सो आंसर इज बी. मनी सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो मनी सप्लाई कम होने का मतलब तो हमारे पास पैसा कम है ना. क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे ओपन मार्केट ऑपरेशंस विल बिकम सक्सेसफुल इफ देयर इज अ. सी ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि RBI जानबूझ की शेयर मार्केट में या तो शेयर्स खरीदती है या बेचती है टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई. हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं फॉर दी पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. ये लोग शेयर मार्केट में बाय या सेल कर रहे हैं हमारी कंट्री की मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए. सो उसके लिए इट इज़ रिलेटेड टू शेयर मार्केट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो आंसर इज C. जहाँ पे वेल डेवलप्ड शेयर मार्केट होगी, जहाँ पे लोग ट्रस्ट करते हैं शेयर मार्केट पे, लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, वहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन. अगर लोग ही नहीं होंगे तो आप मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं कर पाओगे. 22 अकॉर्डिंग टू केन्स इन्फ्लेशनरी गैप इज कॉज्ड बाय एक्सेस डिमांड.
23rd, the effects of inflation on the price competitiveness of a country's products may be offset by. देखो जब भी वर्ड कॉम्पिटिटिवनेस आता है ना, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू हमारे प्रोडक्ट्स कंपटीशन दे रहे हैं इंटरनेशनली दूसरे गुड्स के कंपैरिजन में। तो अगर हमारे गुड्स का प्राइस बहुत बढ़ गया, प्राइस अगर बहुत बढ़ जाएगा तो पीपल विल नॉट बाय आवर गुड्स। हमें उस चीज़ को ऑफसेट करना है, ऑफसेट मीन्स हमें उसको करेक्ट करना है। तो हमें हमारी करेंसी को अप्रिशिएट करना चाहिए या डेप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर हमारी कंट्री में अगर हमारे गुड्स के प्राइसेस ज़्यादा हैं एंड वी वांट पीपल टू बाय आवर गुड्स, लोग तो तभी खरीदेंगे ना, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स तभी बढ़ेंगे जब वो अप्रिशिएट होंगे। तो उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए हमें हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करनी पड़ेगी। सो आंसर वुड बी डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। व्हाट इज़ करेंसी डिपॉजिट रेशियो? करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब होता है कितना पैसा हमारे हाथ में करेंसी में है एज कम्पेयर टू द डिपॉजिट्स। सो रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। फॉर्मूला इसका ये होता है सी अपॉन डी, करेंसी अपॉन डिपॉजिट्स। फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इज इक्वल टू, ओके। सो प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम होता है जीडीपी डिफ्लेटर, ये भी याद रखना, एग्जाम में ये वर्ड आ सकता है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है nominal GDP upon real GDP into 100. So 120 is equal to X upon 450 into 100. So this would be, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, and X would be 12 into 45, which would be 540. 25th answer would be C. Answer is C. And here we have solved all the 25 questions for May 25. I would again request आपका जो भी CA फाउंडेशन का अटेम्प्ट हो, वो अभी का है सितंबर का या अगले साल जनवरी का हो, पिछले 2 साल के RTP आपको ज़रूर करने चाहिए ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय।